हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे आकलन एवं मूल्यांकन यानी सीडीपी की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आकलन एवं मूल्यांकन, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि। ठीक है। और उसके बाद योगात्मक मूल्यांकन। इसके बारे में फ्रेंड्स आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार की क्लास हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट एवं एवेल्युएशन यानी आकलन और मूल्यांकन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आकलन से, यानी असेसमेंट। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। ठीक है। यानी कि किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आकलन यानी इकट्ठा करना। ठीक है। दिया कि यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। यानी जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय जैसे कि आपको बच्चे का आपको जो है कि आकलन करना है। ठीक है। असेसमेंट लेना है। तो ये प्रक्रिया जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है। आगे आपका है कि आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। यानी जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को आकलन करने का यानी कि इकट्ठा करने का एक तरीका है आकलन। और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को हो उनको समझाना चाहिए। ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन जो बच्चों को हो उनको समझाना चाहिए। आगे जो फ्रेंड्स हमारा है तो आकलन दो प्रकार का होता है। पहला जो आकलन होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका रचनात्मक आकलन। ठीक है। तो रचनात्मक आकलन क्या होता है आपका कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी पढ़ने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट तरीका है। ठीक है। जैसे कि जो है कि टीचर पढ़ा रहे होते हैं कुछ भी सब्जेक्ट, उसके बारे में जो है कि बीच बीच में कुछ पूछ दिए। ठीक है। तो इससे आपका बच्चे का जो है कि सबसे अच्छा तरीका जो है रचनात्मक आकलन होता है। अगला जो फ्रेंड्स आकलन है वो है योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट। साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव असेसमेंट यानी सीखने का आकलन। देखिए आकलन जो होता है हमारा एक होता है सीखने का आकलन यानी असेसमेटिव फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक होता है आपका ये सीखने के लिए आकलन, और एक तीसरा जो होता है आपका सीखने के रूप में आकलन। ठीक है। तो आपका आकलन तीन होता है: सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन। देखिए आगे देखते हैं हम लोग की इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। किसी वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोष का विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। दिया है कि यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यानी मूल्यांकन जो होता है दोनों होता है, मात्रात्मक भी होता है और क्या होता है गुणात्मक भी होता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है। तो दिया है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, पर जोर देती है। ठीक है। जो हो पर जो जोर देती है। CCE इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारना।
ठीक है। तो ये हो गया आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला जो फ्रेंड्स हमारा है स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी SBA। इनमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट। आगे आपका है कि गत्यात्मक मूल्यांकन। यह बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला जो आपका दिया है मूल्यांकन की विशेषताएं, तो देखते हैं फ्रेंड्स हम की मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए, एक होता है आपका वैधता। वैधता यानी मूल्यांकन वो होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। अगला जो मूल्यांकन है विश्वसनीयता यानी रिलीवियलिटी। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होना होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका विश्वसनीयता। आगे जो फ्रेंड्स हमारा दिया है व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी। दिया है आपका कि मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए। अगला जो आपका दिया है वस्तुनिष्ठता। जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षण का प्रभाव न पड़ता हो तो इसे कहेंगे हम लोग वस्तुनिष्ठता। अगला जो मूल्यांकन हमारा है इसका भेद है वो है व्यापकता। इसमें सारे गुणों का मापन किया जाता है। आगे फ्रेंड्स हम लोग जो देखेंगे टॉपिक है वो है आपका पोर्टफोलियो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो है आपके हर एग्जाम में देखने को क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। दिया आपका क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो क्या होती है, तो फ्रेंड्स एक प्रकार की फाइल होती है और इसमें एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है यानी कलेक्शन होता है। ठीक है, इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है कि इसमें बच्चों की प्रगति, उपलब्धि और जो भी उनमें कमियां हैं उनकी कमियों को भी इसमें रखा जाता है। अगला जो फ्रेंड्स हमारा आगे है कि पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्या मिलता है, तो जानकारी मिलती है जैसे कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जानकारी आदि। ठीक है, तो पोर्टफोलियो से हमें क्या मिलती है, तो जानकारी मिलती है। कैसी जानकारी मिलती है, जैसे कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि। ठीक है, आगे जो हमारा है फ्रेंड्स कि बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इनकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है। तो मूल्यांकन जो है कि फ्रेंड्स जो है कि बच्चे का जो है कि पोर्टफोलियो के माध्यम से करना आसान होता है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका रिकॉर्ड। ठीक है, तो रिकॉर्ड में हम लोग देखते हैं आगे। एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इनमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं जैसे कि उनके बिहेवियर, उनके स्किल, उनके एटीट्यूड आदि। दूसरा जो आपका है कुमुलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, कुमुलेटिव रिकॉर्ड में होता है इनमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड, बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं जैसे कि एकेडमिक, अटेंडेंस,
अटेंडेंस, ठीक है, और इसके अचीवमेंट ETC यानी आदि। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। एक आपकी विधि होती है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इनमें क्या होता है कि आपकी इनमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है, यानी एक समस्या दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं, ठीक है, और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में एक हिंट दिया जाता है, यानी टेम्परेरी हेल्प दिया जाता है उन्हें, ठीक है, हिंट दिया जाता है। इसके स्टेप कौन कौन से हैं देखिए, पहले दिया आपका स्टेप दिया है, इसमें समस्या को पहले चुनेंगे कि उसकी समस्या आपकी क्या है, फिर उसके बाद समस्या का कारण पता करेंगे कि किस कारण से वो समस्या आई। फिर अगला जो टॉपिक आपका है कि समस्या से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जो इंफॉर्मेशन को आपका कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद आपका समस्या का समाधान करेंगे। जब समाधान हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे कि समाधान का व्यवहारिक प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका स्टेप चलता है, ठीक है। आपके एग्जाम में सजाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, आया भी है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका हो गया। तो अगला जो आपका जो फ्रेंड्स 5वां टॉपिक है समाधान का प्रयोग करना, ठीक है। इसको लगता है कि समाधान का प्रयोग हो गया है। आगे जो हमारा फ्रेंड्स है आगमन विधि यानी इनक्लूटिव मेथड। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों के अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है कि अनुभव, उदाहरण और प्रयोग के आधार पर नियम बनाए जाते हैं, यानी निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। तो ये हो गया आपका आगमन विधि। कैसी विधि है? तो ये छात्र केंद्रित विधि है, ठीक है। इस पर जो है कि स्वयं जो है कि करके सीखने पर बल दिया जाता है। अगला जो फ्रेंड्स आपका है इस विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर क्वेश्चन ये पूछेगा यहाँ से। फिर दिया कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है, न कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आगमन में जो पढ़े रहेंगे निगमन में फ्रेंड्स उसकी सीधे उल्टा हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना है, न कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, याद रखना है। आगे जो है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। ये पूरा आपको याद रखना है। इसमें जो देखेंगे आपका निगमन विधि, इसमें सीधे उसका उल्टा हो जाएगा आगमन, ठीक है। डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है फिर पहले उदाहरण दिया जाता था, फिर नियम बताया जाता था आगमन में। लेकिन निगमन में क्या होता है कि पहले जो है आपका नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण दिया जाता है। ये आगे आपका हो गया निगमन विधि। यह विधि जो होती है फ्रेंड्स क्या होती है, शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है, ठीक है। इस विधि को कहते हैं हम लोग शिक्षक केंद्रित विधि। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। ये हो गया आपका शिक्षक केंद्रित विधि। आगे देखते हैं कि निगमन विधि में कैसे किस टॉपिक से हिसाब से चलता है। तो पहले आपका चलता है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। फिर आपका हो गया सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण। यानी ठीक जो है कि आपका आगमन विधि के ठीक उल्टा चल रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है समस्या समाधान विधि। इसमें जो है कि स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं, ठीक है। एक बार शायद इसका दिया भी था पीछे।
देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक जो है फ्रेंड्स वो हैं आपके वैज्ञानिक किलपैट्रिक, याद रखना है। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के सामाजिकरण पर बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों से के आधार पर करता है। ठीक है, स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, कोई पूछे आपसे कि जो है कि कौन सी विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये आपकी हो गई प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के आपके जो है कि जन्मदाता हैं आपके किलपैट्रिक। अगला जो विधि है फ्रेंड्स आपकी प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में बालक को बिना व्याकरणों के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। यानी व्याकरण पहले नहीं सिखाया जाता है, बल्कि पहले उसे भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। ठीक है, तो इसमें जो है कि मातृभाषा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्षेत्रीय भाषा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल और केवल मौखिक और लिखित अभ्यास के द्वारा सीधे सीधे भाषा नहीं सिखाई जाती है। तो इस विधि को कहेंगे फ्रेंड्स हम लोग प्रत्यक्ष विधि। अगला जो हमारा विधि है फ्रेंड वो है विश्लेषण विधि। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। तो इसे कहेंगे हम लोग विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है बांटना, एनालिसिस। ठीक है, तो ये होगा आपका विश्लेषण विधि। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक है। विश्लेषण करने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। ठीक है, इसी विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है। ठीक है, अगला जो आपकी विधि है फ्रेंड्स वो आपकी है अनुकरण विधि। इस विधि में जो है कि बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। ठीक है, इसमें जो है आपका सिमुलेशन मेथड अनुकरण विधि। अगली जो आगे जो है आपका कि इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उदाहरण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं, यानी बोलना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चा उसका अनुकरण करता है। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। ये हो गया आपका अनुकरण विधि। अगली जो फ्रेंड्स विधि आपका की व्याख्यान विधि। दिया कि व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में व्याख्या की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। ठीक है, तो ये जो विधि है आपका कि शिक्षक केंद्रित विधि, इस विधि को भी माना जाता है आपका। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे आपका दिया है कि सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का सबसे अधिक प्रयोग सबसे अधिक होता है। ठीक है,
तो आपका एग्जाम में कभी भी दे दे कि किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक सामाजिक विज्ञान में होता है, तो आपका होता है फ्रेंड्स इसमें ये आपका व्याख्यान विधि का। ठीक है, व्याख्यान विधि विधि शिक्षण विधि में पाठ्य एवं वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। अगला जो आपका दिया है खंडीकरण, इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे कि मोबाइल नंबर आपको लिखना है तो 10 अंकों की संख्याओं को 3 या 4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना, यानी इसको कहेंगे हम लोग खंडीकरण। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आज के सीटीपी की टॉपिक में मैंने फ्रेंड्स जो है कि आपके सभी विधियों को और मूल्यांकन को आपको जो है कंसेप्ट को समझाया। जल्द ही मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।